Okay, so the topic is volcanic eruptions, and there are two types of volcanic eruptions: effusive eruption and explosive eruption. So, what makes up these two types of eruptions? So, let's discuss effusive eruption first. Um, Effusive eruption is an eruption which is gentle in nature, एक ऐसी eruption जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार या बहुत शिद्दत से नहीं इरप्ट होता. So that is effusive. इसके मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली इट इज़ gentle in nature. This eruption is gentle in nature. Then it produces a huge volume of lava. Effusive eruption में लावा का बहुत ज़्यादा अमाउंट इरप्ट आउट होता है सिंस इट इज़ जेंटल, और वहाँ पर एकदम से कोई ब्लास्ट लाइक सिचुएशन नहीं होती, बल्कि इवन इफ देयर इज़ अ ब्लास्ट दैट इज़ वेरी gentle and not very loud or very destructive. Although volcanic eruption की जब हम बात करें तो वो destructive तो होता है, but comparatively explosive are more destructive and effusive are lesser. ओके, सो 2 पॉइंट्स हो गए. जेंटल नेचर है फ्यूजिव का, एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ लावा. और अगर हमें फ्यूजिव इरप्शन के लावा की बात करें या मैग्मा की, सो द लावा इज़ थिन, इट इज़ लेस विस्कस, ज़्यादा गाढ़ा लावा नहीं होता. आई एम हाईलाइटिंग दैट वर्ड. ओके, सो द मैग्मा और द लावा इन फ्यूजिव इरप्शन हैज़ लो विस्कोसिटी, गाढ़ापन उसका कम है. So then the next point is that gases escape from this magma. Gases escape from the magma or the lava which comes out as a result of effusive eruption. क्योंकि जिसकी थिकनेस कम होती है, जिस लिक्विड की भी, उसके अंदर गैस ट्रैप होके नहीं रहते, जस्ट लाइक a boiling pot of water and a boiling pot of custard. तो कस्टर्ड के अंदर बहुत बबल्स, थिक बबल्स आते हैं. अगर आपने किचन में कभी एक्सपीरियंस किया हो, गर्ल्स मस्ट हैव डन इट बट फॉर बॉयज़, बट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि जो थिक मटेरियल होता है उसके अंदर गैसेस बहुत देर बाद भी हिलाते रहो तो द गैसेस आर कमिंग आउट. सो इफ्यूजिव इरप्शन के अंदर क्योंकि मैग्मा की थिकनेस, लावा की थिकनेस ज़्यादा नहीं है, विस्कोसिटी कम है, इसकी वजह से गैसेस आर रेडिली एस्केप्ड. और जब गैसेस रेडिली एस्केप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लोजन या वो इरप्शन जेंटल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा धमाके और बहुत शिद्दत नहीं होती. सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स फॉर एफ्यूजिव इरप्शन. नाउ अच्छा, जब when we were talking about the gases, तो we have already studied that whenever a volcanic eruption takes place, तो उस volcano से किसी भी eruption में 3 types of material come out. Gases comes out, then pyroclastic material and the molten lava. यानी कि लिक्विड फॉर्म में लावा इरप्ट होता है और उसी के साथ साथ गैशियस फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस इरप्ट होती हैं. और तीसरी चीज़ सॉलिड पार्टिकल्स, जो जिस रॉक में लावा इरप्ट होता है वहाँ उसके पार्टिकल जब हवा में फ्लोट करें तो वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल. सो दिस इज़ द थर्ड मटेरियल, गैस, कि वो लिक्विड के अंदर ट्रैप नहीं होते बल्कि वो गैस escape हो जाते हैं. Then the next type of eruption, अच्छा, the volcanic landforms which are example of effusive eruption, उसकी best example है plateau basalt. ये वो landform है जो कि effusive eruption की वजह से बनते हैं, just like the Siberian traps, Deccan plateau. वो landforms हैं जो लावा बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड आउट हो जाता है जिसकी वजह से ये फीचर्स बनते हैं. सो द टाइप ऑफ इरप्शन इन अ प्लेटो बेसाल्ट इज़ इफ्यूजिव इरप्शन. इसके अलावा इफ्यूजिव इरप्शन का दूसरा लैंडफॉर्म है शील्ड वोल्केनो. शील्ड वोल्केनोज आर ऑल्सो generally
formed by effusive eruption, or cinder cones. Cinder cones are also formed by effusive eruption. तो ये तीन लैंड फॉर्म्स बनते हैं effusive eruption से. Now explosive eruption. The points which we have discussed for effusive, वही points हम comparatively explosive eruption के लिए देखेंगे. So number one, explosive eruption. These are violent in nature. ये वॉल्केनोस या ये इरप्शन वायलेंट होता है, शदीद होता है. ओके देन दूसरा पॉइंट था विस्कोसिटी. सो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग हाई विस्कोसिटी. इसका जो लावा या मैग्मा होगा एक्सक्यूज मी, दैट विल बी हाईली विस्कस. बहुत ही गाढ़ा मटेरियल इसमें से इरप्ट होगा. सो एक्सप्लोसिव इरप्शन, हाई विस्कोसिटी. देन हमने इफ्यूजिव में देखा था कि इफ्यूजिव के अंदर बहुत सारा लावा प्रोड्यूस होता है. एक्सप्लोसिव में लेस लावा इज प्रोड्यूस्ड. Explosive eruptions produce less amount of lava. Then gases की बात करें अगर तो in the explosive eruptions gases are trapped inside the विस्कस मैग्मा. क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है तो उसमें गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, और गैसेस के ट्रैप होने की वजह से ही एक्सप्लोसिव इरप्शंस आर वायलेंट इन नेचर. सो these are explosive and effusive eruptions. दो types की eruptions हैं. And this is a diagram of composite volcano. अच्छा, composite volcano is an example of explosive reaction. Oh, explosive eruption. Excuse me for that. So composite volcanoes, explosive reaction यहाँ explosive eruptions यहाँ पे होते हैं. And you can see the structure के apart from the vent, the main vent, you can see where my pointer is moving. ये vent है. इस vent के अलावा there are many other secondary leakage. तो इस leakage की वजह से और इसमें the magma is thick. So what happens कि यहाँ पे gases इतनी trap होती हैं, especially this part. अगर आप ये वाला हिस्सा देखें, ये वर्ड वेंट और डोम के बीच वाला पार्ट, दिस पार्ट. तो हियर ऑल्सो द गैसेस आर ट्रैप्ड एंड हियर ऑल्सो द गैसेस आर ट्रैप्ड, जिसकी वजह से उसमें द गैसेस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड अल्टीमेटली बहुत ब्लास्ट के साथ ये पूरा पार्ट एक्सप्लोड आउट हो जाता है. तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जिसका नाम था कैल्ड्रा, दैट कैल्ड्रा इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोसिव इरप्शन. और इसी तरह composite volcano भी mostly they have explosive eruptions. So two types of landforms for explosive: composite volcano and caldera. And composite volcano is also called as a stratovolcano. So you can see the stratas and layers. एक layer lava की, then ash की layer, then silky layer over here. We do not have our CR over here. If one of you can take the screenshot of the participants and send it to the CR so that she can send it back to me. For your attendance. Okay, so these are the two types of eruptions. Here we have the real life example of the eruption of Mount St. Helens in USA.
कि उसमें एक्सप्लोसिव इरप्शन हुआ था। सो द मैग्मा चैम्बर इज फॉर्म्ड, और क्योंकि बहुत विस्कस, हाईली विस्कस मैग्मा था, जिसकी वजह से गैसेस ट्रैप हो गई और इट केप्ट ऑन पुटिंग प्रेशर, एक्सक्यूज मी। सो उस प्रेशर की वजह से दिस होल पार्ट, if you can trace my pointer, it's over here. So this whole part was blasted off, and finally after the eruption the landform is like that. So this is computerized illustration of the eruption of Mount St. Helens, जहाँ पर explosive eruption हुआ था. And sometimes the whole summit is blasted off due to explosive eruption. और जब वो पूरी summit या पूरी चोटी जब blast off हो जाए, then it becomes a caldera. So this is the end of chapter number 12. That chapter was about tectonics, about earthquake, and about volcanism. So let's do a revision of this whole chapter कि हमने कौन कौन से topics cover किए हैं. So this is chapter 12. And it started with the concept of topography, relief and elevation. फिर हमने बात की थी orders of relief की, what are the different arrangements of relief. Relief कहते हैं वेरिएशन इन एलिवेशन, ज़मीन की हाइट पे जो चेंज आता है, दैट इज़ द रिलीफ. और उस रिलीफ को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट बिकम्स टोपोग्राफी. Okay, then order of relief, we have three orders of relief: first order, second order and third order. First order के अंदर we discuss the major giant features of the earth surface के ओवरऑल अगर चांद पे बैठ के देखा जाए कि ज़मीन पे रिलीफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से फीचर हैं, तो वहाँ से we can just notice that there are oceans and continents. So ये first order of relief है. Then the second order of relief, it says that what are the major feature within continent. तो एक continent के अंदर हमारे पास major mountainous ranges आ जाते हैं, just like Himalayas, Rockies, Andes. So that is the second order of relief. And in the third order of relief, we study detail about a small area, और इसमें बहुत सारी डिटेल्स को कवर किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव डिस्कस्ड विद यू द टोपोग्राफी ऑफ कराची के how many smaller hill ranges are here, and then we have basins and hills. So जब हम बहुत छोटे एरिया पे बहुत डिटेल के अंदर रिलीफ फीचर या टोपोग्राफी को स्टडी करें, तो दैट इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ. Now, after that order of relief, we have done the 6 types of features, 6 basic landforms, and then we have done the hypsometry. Hypsometry basically deals with the elevation and the areas covered by different elevations. कि किस elevation का area कितनी length पर है, कितने area पे. So here we can see the top most point is Mount Everest. एंड आज ही एक न्यूज़ आई कि माउंट एवरेस्ट की हाइट चेंज हो गई है. Officially, China and Nepal together, they have announced that now it is 86 centimeters higher. So the new height of Mount Everest is 8848.86 meters above sea level. Last time ये officially update किया गया था
1954 में. Okay, so the highest point is Mount Everest, 8848.86 meters above sea level. Then this is the sea level over here. And the deepest point is the Mariana Trench, which is approximately 11,000 meters deep under the sea level. We have more area under the sea. Yeah, आप यहाँ से देख सकते हैं. This blue part is bigger than this brown part. Here, ये brown surface कम है और ये blue surface ज़्यादा. It means we have more sea and compared to the land, the continent. Then these topographic regions हमने discuss किए थे. These are the names: plains, high tablelands, hills and low tablelands, mountains, widely spaced mountains and depressions. Okay, we discussed the crustal formation processes कि वो कौन से process है जिसकी वजह से crust में different features बनते हैं. So that was the crystal formation process. और मेनली क्रस्ट जब फॉर्म होता है तो वो सबसे ज़्यादा विजिबल उसमें फीचर जो होता है दैट इज़ माउंटेन. तो एक है रेजिडुअल माउंटेन जो रिमेन्स इरोडेड मटेरियल या डिपॉजिटेड मटेरियल से जो बने, दैट इज़ रेजिडुअल माउंटेन. बची कुछ ही चीज़ें. रेजिड्यू मीन्स समथिंग विच इज़ लेफ्ट ओवर. सो द लेफ्ट ओवर ऑफ एंशिएंट एक्टिविटी, दैट इज़ रेजिडुअल माउंटेन. फिर हमारे पास टेक्टोनिक माउंटेन्स हैं एंड देन वॉल्केनिक फीचर्स. तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं. इसके अलावा क्रस्ट की फॉर्मेशन के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट है विच इज़ द क्रेटन. over here craton, it is the nucleus of a continent. जो भी continental landmass अगर बन रही है तो initially there was a nucleus या उसका continent का seed. So that is the craton. और craton जब surface पर expose हो जाए तो वो कहलाता है continental shield. This is also a formation process, you can say. And these are the location of continental shields. हमने इसके इनके नाम डिस्कस कर लिए थे. Here we can see the largest continental shield is the African shield. Okay, then let's move forward. We haven't discussed this one, wasn't much needed. Then the next one is crustal deformation process. कि एक दफ़ा जब crust form हो जाए तो वो थोड़े टाइम के बाद deform भी होती है. In the nature, we see every process happens in the form of a cycle. कि कोई काम अगर कहीं पे शुरू हो रहा है तो after some time it ends as well. और जहाँ पे एक process ख़त्म होता है वहाँ नया process शुरू होता है. So that goes on. The end is a beginning, the beginning is the end. Just like that. So the crustal deformation process, how when the crust is formed, there are some forces apply which tend to change the surface of earth. तो वो कौन सी फोर्स है उसके लिए एक कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज द फोर्स विच चेंजेस द crust. फिर स्ट्रेस के 3 टाइप्स थे: टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयरिंग. देयर यू गो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस जब क्रस्ट अपना रिस्पॉन्स देता है सो दैट रिस्पॉन्स ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से different types of structures are formed. So here we can see, oh, sorry, it just keeps on running. Anyways, so अगर rocks brittle होंगे,
So the rocks will break as a result of the stress. And if the rocks are ductile, flexibility होगी, तो rocks fold हो जाएंगे. So when this folding takes place, then we have the anticline, ऊपर वाला portion, this one. This is the anticline, and then here we have the syncline. There, syncline and anticline. Okay, when the folds are closer to each other, जब वो बहुत करीब करीब से fold हो तो that is folding, and if they are very much distant or folds दूर दूर हैं, at that time the process is called as broad warping. Excuse me for my voice. Excuse me. Okay, then faulting. Faulting be folding, like we can say folding occurs in flexible rocks or ductile rocks, and faulting occurs in brittle rocks, जो ऐसे rocks जो easily टूट जाएं. तो जब faulting होती है तो उस टाइम पर द क्रस्ट ब्रेक्स, और उसके टूटने की वजह से जो फिनोमिनन है उसको क्वेक या अर्थक्वेक कहा जाता है. Okay, then we have three types of faulting as a result of three types of stress. So first type of fault is normal fault, जब दोनों broken pieces एक दूसरे से दूर away move करें, so that is normal fault. And reverse fault, when the two broken pieces are moving towards each other, and then when the two broken pieces are moving parallel to each other in opposite directions, then that is called as strike slip fault. Followed by the next topic was orogenesis. Orogenesis कहते हैं mountain building को, और उसकी there are different mountains in the globe, in the earth surface. So हर individual mountain के बनने का जो इवेंट है that is called as orogeny. So we have different orogenes, हमने डिस्कस कर लिया था. रॉकी माउंटेन्स का, Sierra Nevada, Appalachian, Alps, Himalayas. So these were the orogenic episodes. Then types of orogenesis हमने डिस्कस किया था कि what are the different types. So in this orogenesis, basically the crustal plates are moving in different directions. So we have two types of crustal plates, oceanic plate and continental plate. So first type is जब दो different type की plates आपस में collide करें, so that type is called as oceanic continental plate collision. And then we have here you can see this blue is oceanic plate and this is continental plate. इन दोनों का conversion ये type 1 है collision. Then type 2 oceanic plate collision, ये भी orogenesis की एक type है. Then third one is continental plate collision. That was orogenesis, और ये कुछ examples हैं orogeny और उनके बारे में case studies. Then we have the next topic, which was earthquake. और earthquake की हमने qualitative और quantitative measurements की थी कि एक type है जिसकी example है the Mercalli scale. Then we have Richter scale जिसको modify किया गया था moment magnitude scale पर. Then these terminologies we have discussed. The focus, जहाँ पर the point where the collision took place. Epicenter, surface के ऊपर जो जगह है focus के बिल्कुल ऊपर. Here you can see this is the focus, और उसके बिल्कुल ऊपर जो जगह है this is epicenter over here. Then okay, क्योंकि this is Zoom unpaid version, so after few minutes the meeting will end automatically. और अगर ये end हो जाती है तो I'll go for another one for the question answer session if you have any question. पहले मैं let me finish this and then we'll see. So I'll send the link on Google Classroom if it ends automatically. I think we have 7 minutes left. Okay, so focus, epicenter, and then earthquake का एक event होता है, उसमें shocks, different types of shocks are there. Foreshock जो main event से पहले आता है, it is
generally of low intensity. फिर aftershock है हमारे पास, and then we have the main shock. Excuse me. मेन शॉक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और फिर आफ्टर शॉक की इंटेंसिटी है. Okay, so the measurement of earthquakes, there are seismographs. Seismograph के थ्रू earthquake की एनर्जी को मेजर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. दैट इज़ द रिक्टर स्केल. इसको मॉडिफाई किया गया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आया. दैट इज़ द मर्कैली स्केल हियर. रिक्टर स्केल मोमेंट मैग्नीट्यूड में नंबर 1 to 10 यूज़ किया जाता है. इट कैन बी मोर देन 10, बट अब तक के जो अर्थक्वेक्स आए हैं उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू रिकॉर्ड की गई है दैट इज़ 9.6, बट इट कैन बी हायर देन दैट, वी नेवर नो. सो देन मर्कैली स्केल, इसमें रोमन नंबर 1 to 12 है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन बताते हैं. एंड दीज आर द कैटेगरीज ऑफ अर्थक्वेक. एक्सक्यूज मी. 7 कैटेगरीज, एंड उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मर्कैली नंबरिंग है और मोमेंट मैग्नीट्यूड या रिक्टर स्केल की नंबरिंग. So this is table 12.1, and these are some of the examples of some of the significant earthquake in the history, और उनकी classification है. Then prediction और planning. earthquake की prediction आमतौर पे crustal plates की movement के according की जाती. Then the next topic was volcanism. इसमें हमने different volcanoes की examples की थी, and you have located volcanoes in your lab files, जिसका जो हम अभी check नहीं कर सके हैं, but I'll post a task and you can give it there. So volcanism में we discussed the location, कि कौन कौन सी locations हैं जहाँ पर volcanic activity possible हो सकती है, और different volcanic landforms. और फिर आज हमने discuss किया effusive and explosive volcanic eruptions, and with that chapter number 12 ended. And inshallah in our next class we will discuss chapter number 13, which is weathering, karst landscape and mass movement.